दोस्तों आज हम एक फ़ंड के बारे में बात करेंगे। इस फ़ंड का नाम है बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का ये लार्ज कैप फ़ंड है ये। इस फ़ंड का पूरा नाम है बड़ौदा बीएनबी परिवार लार्ज कैप फ़ंड। अब ये जो फ़ंड है ये कितना रिटर्न दे सकता है, ये फ़ंड कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है, ये फ़ंड का एनालिसिस क्या है, होल्डिंग्स किन किन कंपनीज में, इनका इक्विटी सेक्टर में एलोकेशन कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर पूरी डिटेल में हम बात करेंगे आज। हम आज बात करेंगे कि अगर इसमें कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो कितना पैसा इस फंड में बना सकता है, क्या ये फंड इन्वेस्टमेंट करने लायक है। तो इस फंड के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। चलिए, तो ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे फंड के रिटर्न के बारे में। अब अगर इस फंड का रिटर्न अगर आप देखा जाए तो जब से ये मार्केट में आया है ना, तब से इस फंड ने एवरेज रिटर्न की, हम पहले पहले एवरेज रिटर्न की बात करते हैं, तकरीबन 16% का इसने एवरेज रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इस फंड ने 18% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 साल में इस फंड ने 20% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल में इस फंड ने 40% का रिटर्न दिया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मैं वो बंदा नहीं हूं जो सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट ना करें कि उसने इतना रिटर्न दिया है तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो पहले कितना रिटर्न दिया है और आने वाले टाइम पर कितना रिटर्न देगा, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए आप जब इन्वेस्टमेंट करें तो आप उसका होल्डिंग्स चेक करें, आप उसका होल्डिंग एनालिसिस चेक करें, किन किन सेक्टर में उनका पैसा लगा हुआ है, इक्विटी सेक्टर में कितना पैसा लगा हुआ है, डेप्ट में कितना पैसा है, ये सब चेक करके ही इन्वेस्टमेंट करें। तो इसका इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया, इसका रिटर्न कितना है। रिटर्न के मामले में बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जब आप इसका एयूएम साइज़ देखेंगे तो लार्ज कैप के हिसाब से इसका एयूएम साइज़ नहीं है। लार्ज कैप फंड्स का एयूएम साइज़ जो होता है फंड से ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इस फंड का अगर आप एयूएम साइज़ देखेंगे तो 1800 सीआर के आसपास इसका एयूएम साइज है, फंड साइज है, जो कि लार्ज कैप फंड के हिसाब से कम है। अब क्यों कम है? क्योंकि ये फंड बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 2013 से ये मार्केट में आया हुआ है। 2013 के आई थिंक जनवरी से मार्केट में आया हुआ है। और उतना कुछ बहुत ज़्यादा नया, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नया भी नहीं कह सकते आप इसे। और जैसे जैसे अंडररेटेड है फ़िलहाल, लेकिन जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका यहाँ पर वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका यहाँ पर रिटर्न बनेगा। पिछले साल बहुत तगड़ा रिटर्न दिया, इसलिए इस पर लोगों का बहुत ज़्यादा गौर गया था। अब इस फंड के अगर हम बात करें होल्डिंग्स की, होल्डिंग्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस फंड की होल्डिंग्स चेक करेंगे तो इस फंड ने टोटल 57 कंपनीज में पैसा लगा हुआ है। ऐसा नहीं, बहुत सारे कंपनीज में इन्होंने नहीं चूज़ किया है, ऑलमोस्ट 57 कंपनीज में इनका पैसा लगा हुआ है। अब जब मैंने इसका होल्डिंग्स चेक किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो होल्डिंग्स एनालिसिस मैंने किया तो मैंने देखा अच्छे अच्छे कंपनीज में पैसा लगा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इनका पैसा है, आईसीआईसीआई बैंक में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, एचडीएफसी बैंक में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, और टाटा कंसल्टेंसी में इन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्फोसिस लिमिटेड में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, आईटीसी में इन्वेस्ट किया, भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट किया। मतलब अच्छे अच्छे कंपनीज में इनका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तगड़े तगड़े फंड्स स्टॉक्स में इनका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने इन्वेस्ट किया इतना इतना पैसा। अब मेन चीज़ एक होती है, इनका जो होल्डिंग से सही है, अच्छे अच्छे कंपनी में इनका पैसा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और आपको इन्वेस्ट करने का पहले देखना चाहिए, वो है उनका होल्डिंग एनालिसिस। मतलब कि उनका जो टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितना पैसा उनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, ये देखना जरूरी है। तो जब हम इसका इक्विटी मार्केट में देखते हैं तो इनका 96.9% पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर 96.9% पैसा, मतलब लगभग 97% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। तो जितना ज़्यादा पैसा आपका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है उतना ही ज़्यादा आपका पैसा रनिंग रहता है, उतना ही पैसा आपका इन्वेस्टेड रहता है स्टॉक मार्केट में। तो आपका जो रिटर्न बनने का चांसेस रहता है वो उतना ही ज़्यादा रहता है। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका, मतलब जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट रहेगा किसी फंड का स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, उतना ही ज़्यादा रिटर्न बनने का चांसेस रहता है उस फंड का। तो इस हिसाब से ये फंड बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो पैसा है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। कैश इनका सिर्फ 1.8% पैसा है, और इनका जो डेप्ट में पैसा रखा हुआ है 1.1% पैसा है। तो ये एक तरह से सही फंड है, इक्विटी मतलब इनका होल्डिंग एनालिसिस सही है।
ठीक है। अब हम देखते हैं जो इनका 96% पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है वो किन किन सेक्टर में इनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। देखिए अब सेक्टर वाइज अगर हम देखेंगे तो फाइनेंस में इनका 23% पैसा जा रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा इनका फाइनेंस सेक्टर में जा रहा है 23% पैसा, एनर्जी सेक्टर में 17% पैसा जा रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10% पैसा जा रहा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10% पैसा जा रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 9% पैसा जा रहा है। मतलब ऑलमोस्ट हर सेक्टर को इन्होंने अच्छे से कवर किया हुआ है। तो ये बात इनकी अच्छी है, होल्डिंग्स अच्छी है, होल्डिंग एनालिसिस ज़्यादातर पैसा इनका इक्विटी मार्केट में है, होल्ड इक्विटी सेक्टर का जो एलोकेशन है अच्छे अच्छे सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। तो होल्डिंग्स वाइज ये फंड बहुत ज़बरदस्त है, अच्छे सेक्टर में पैसा जा रहा है इनका। एक चीज़ अगर आप एक और चीज़ देखना चाहिए हमें, वो है कि जब आप देखेंगे इनका एक्सपेंस रेशियो, अब एक्सपेंस रेशियो भी देखना ज़रूरी है। तो इनका मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप किसी फंड को चूज करें तो देखिए कि उस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1% से ज़्यादा होने से आपका रिटर्न कमाने का क्षमता लॉन्ग रन में कम हो जाता है। तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो वो सही है, 0.91% है, 1% से थोड़ा सा कम है। मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक आप कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से भी ये फंड अच्छा फंड है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर कोई इसमें एसआईपी करना चाहता है डेफिनेटली कर सकता है। अगर इसमें कोई लमसम करना चाहता है तो अगर वो 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करता है तो आने वाले 25 सालों में अगर हम इसका एवरेज रिटर्न भी पकड़ते हैं, ठीक है, अगर हम इसका आपके सामने एक हम कैलकुलेशन दिखा देंगे। अगर कोई इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है 5 सालों के लिए, पहले हम देखते हैं, तो उसका जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 2,28,000 के आसपास इसका वैल्यू बनेगा। अगर कोई इसमें 1 लाख रुपए लगा के छोड़ देता है लमसम तो। लेकिन अगर कोई इसमें 1 लाख रुपए लगाता है, वो 25 सालों के लिए लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है, तो उसका वहीं पर वैल्यू बनेगा 40,80,000 रुपये से ज़्यादा की उसकी यहाँ पे वैल्यू बनेगी। अगर वो 1 लाख रुपए लगा के इसमें एक बार लगा के छोड़ देता है तकरीबन 25 सालों के लिए, तो यहाँ पर इस फंड में उसका वैल्यू तकरीबन बन जाएगा 40,80,000 रुपये के आसपास का वैल्यू बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम उनका कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग रन में और उसको तगड़ा रिटर्न देखने को, मतलब 5 साल इन्वेस्टमेंट करता है तो भी पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 लाख रुपये उनका 2,28,000 के आसपास हो जाएगा। और अगर वो 1 लाख रुपए लगा के छोड़ देते हैं 25 सालों के लिए, तो उनका 1 लाख रुपए 40 लाख रुपए के आसपास बन जाएगा उनका।